नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। देखो ध्यान से सुनना। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे एंजाइटी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है या न्यूरोसिस, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर मैंने आपको ओसीडी, डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर, फोबिया, इन सभी के बारे में आपको बताया। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, जिसे हम लोग एंजाइटी के नाम से जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि एंजाइटी जो है बेसिकली उसका मीनिंग क्या है और एंजाइटी जो बेसिकली है उसका मतलब क्या है। तो देखो, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि एंजाइटी बेसिकली चीज क्या है, तो मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता दूं कि एंजाइटी का बेसिक मतलब। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एंजाइटी और एंजाइटी वो चीज है जहां पर हम भविष्य की बातों को सोचकर, आने वाली बातों को सोचकर आज ही चिंता में पड़ जाते हैं, और वो चिंता जब हमारी रोजाना की लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है तो वो बीमारी क्या बन जाती है, एंजाइटी। या सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो कि इरेशनल वरीज अबाउट द अपकमिंग और इमेजिनरी डेंजर्स, कि आने वाली बातें, आने वाले खतरे, आने वाली बातों को सोच करके आज ही हम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। एक्सेसिव वरीज, एक्सेसिव चिंता। और वो चिंता कैसी है, अनकंट्रोल्ड, जिसको हम अपने वश में नहीं ला सकते। हमें पता है चिंता हो रही है तो होएगी, हम कितना ही उसको अवॉइड करें। तो चिंता जो आज हम कर रहे हैं भविष्य की बातों को सोच करके, वही चिंता क्या कहला रही है, एंजाइटी कहला रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है और बीएससी नर्सिंग करके आपने नॉरसेट का फॉर्म भी भर दिया है। अब आपने फॉर्म भर दिया और आप कह रहे मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, अरे मैं तो क्या करूंगा। अरे भाई, तैयारी तो करो, एग्जाम तो दो, सिलेक्शन होगा या नहीं वो एक सेकेंडरी बात है। तो कहने का बेसिक मतलब है एग्जाम तो दिया नहीं और रिजल्ट की चिंता, मैं फेल हो जाऊंगा। अरे एग्जाम तो दो, मेहनत तो करो। तो कहने का मतलब है इमेजिनरी डेंजर, कल्पनात्मक खतरे जो भविष्य में हो सकते हैं, हुए नहीं है, सोच रहे ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे एग्जाम देने ही नहीं जाते। अरे सर मैं जाऊंगा और मान लो बस टाइम पे ही नहीं पहुंची तो, या मेरा तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है, मैं तो फेल ही होऊंगा। तो आने वाली बातों को सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, जो आज तक पैदा ही नहीं हुई है, जो भविष्य में होगी भी या नहीं होगी, उन बातों को आज ही सोच करके हम चिंता कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है बेटा, एंजाइटी कहलाता है। तो यहां पर बेसिकली पॉइंट है कि एंजाइटी जो है, उस एंजाइटी की वजह, एंजाइटी का कारण भी लोगों को कई बार पता नहीं होता है। आप देखना बहुत लोग, छोटी छोटी कोई बात हुई या नहीं, अरे यार ये क्या हो गया। आप देखना बहुत लोग ऐसे हैं जब चिंता करते हैं, मान लो किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम है, अरे कहीं मेरे कार्डियक अरेस्ट आ गया तो, कहीं मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया तो। कहने का बेसिक मतलब है कि वो सिर्फ चिंता ही कर रहे हैं और वो चिंता बिना कारण की होती है, और यही क्या कहलाता है बेटा, एंजाइटी कहलाता है। तो सबसे पहले तो आपने यहां पर बताना है कि एंजाइटी और एंजाइटी रिलेटेड सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। देखो, इंट्रोडक्शन जो कह रहा हूं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो यही है कि एंजाइटी मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन 30 to 40 ईयर ऑफ एज, कि एंजाइटी जो है ज्यादातर जो होती है वो देखने को मिलती है आपको 30 से 40 वर्ष की उम्र में, और वो उस समय जब उस व्यक्ति के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जरूरत से ज्यादा होती है। तो एक तो आपने यहां पर बताना है ऑनसेट, कितने साल, 30 से लेकर के 40 साल तक की उम्र में एंजाइटी जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकती है। ऑनसेट एज जो कि आपको जनरली अगर एक शब्द में पूछे तो 30 to 40 ईयर आपने बताना है। इसके अलावा आपने यहां बताना है मोर कॉमन इन फीमेल, कॉमन इन फीमेल देन मेल। अगर हम कंपैरिजन करें किसके तुलना में, मेल क्लाइंट की तुलना में, तो जो एंजाइटी है वो किस में ज्यादा देखी जा रही है,
फीमेल में ज़्यादा देखी जा रही है। आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर हमारे घरों में जो चिंता होती है वो आपकी मदर ज़्यादा करती है कंपैरेटिव फादर की तुलना में। क्यों? तो मेन पॉइंट यही है कि ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं इसमें मेल के कंपैरिजन में फीमेल में ये जो एबनॉर्मलिटी है क्या देखी जाती है बेटा? ज़्यादा देखी जाती है। तो ये आप बता सकते हैं। हाँ भाई, सुन रहे हैं आप लोग कि जो कॉमनली या हम लोग कह सकते हैं कंपैरिजन करें तो मेल की तुलना में किस में ज़्यादा देखने को मिल रहा है? फीमेल। इन केस हम रेशो की भी बात करें, फॉर एग्जाम्पल फीमेल और फॉर एग्जाम्पल मेल, तो फीमेल में डबल और मेल में सिंगल। मतलब कहने का है कि अगर एक मेल में तनाव है तो उसके कंपैरिजन में दो महिलाओं में तनाव ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से दो प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ पर कहा जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर। ध्यान से सुनना कि जहां पर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की बात हो रही है वहां पर तो एंजाइटी को सबसे पहले आपने बताना है। तो आपने ये बताना है कि भाई एंजाइटी जो है is most common neurotic disorder, कि भाई एंजाइटी मोस्ट कॉमन न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। और अगर मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर बोलेंगे तो ओसीडी है। अंतर समझो कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमनली देखने को मिल रहा है एंजाइटी, लेकिन अगर एंजाइटी डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन पूछा जाता है तो फिर नाम ओसीडी का आता है। इसके अलावा यहां से एक प्रश्न और है जो मैं स्पेसिफाइड बताना चाहूंगा, वो तो आप प्रश्न के रूप में ही लिखें। मान लीजिए आपको एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन symptom observed in every mental disorder। बात सुनिएगा, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं अगर उनमें पूछा जाए कि मुख्य लक्षण कौन सा है, मोस्ट कॉमन लक्षण कौन सा है, अंतर समझना कि अगर डिसऑर्डर में आ रहा है तब तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन है, लेकिन ओवरऑल तो वहां पर जब ओवरऑल की बात आती है कि पूरे साइकेट्रिक और पूरे जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उनमें ये डिजीज नहीं, उनमें किसके रूप में पूछी जाएगी? आपको सिम्टम या लक्षण के रूप में पूछी जाएगी। तो आपने बताना है कि ऐसी स्थिति में भी आपका आंसर आना चाहिए एंजाइटी, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, जिसको कि जैसे मुझे ध्यान है आपके RUHS MSc एंट्रेंस में भी आ चुका है, और MSc एंट्रेंस जो दिल्ली एम्स है वहां भी आ चुका है। तो कहने का बेसिक मेरा मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि एंजाइटी मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो हर मेंटल डिसऑर्डर में होता है। एंजाइटी जो है न्यूरोटिक डिसऑर्डर में मोस्ट कॉमन डिजीज है जो आप बता सकते हैं। और एंजाइटी का बेसिक मतलब यही है कि आने वाली भविष्य की बातों को सोच करके हम डर रहे हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम से पूर्व आपको तनाव हो रहा है, लेकिन वो तनाव क्यों है उसका बेसिक वजह आपको पता नहीं है। तो एंजाइटी जो है वो जनरली भविष्य की बातों को सोच के जो डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वही एंजाइटी है। जनरली अगर हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी के कारण क्या हो सकते हैं? भाई ध्यान से सुनिएगा कि एंजाइटी, ये तो हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया, इससे पहले एक बार चलो डेफिनेशन भी हम लोग लिखते हैं। तो आपने यहां सीधा सीधा बताना है इरेशनल एक्सेसिव एंड uncontrolled worries about upcoming
आइडियाज बोल दें, अबाउट अपकमिंग आइडियाज, या आप कह सकते हो और इमेजिनरी डेंजर्स। ध्यान से सुनना, यहां पर आपने बताना है कि भाई एंजाइटी, और एंजाइटी आप यहां पर बोल रहे हैं कि एंजाइटी जो है बिना कारण की और एक्सेसिव क्या होती है, जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसी चिंता है जो किनसे हो रही है, भविष्य में जो विचार आ रहे हैं, भविष्य की जो थॉट आ रही है, अपकमिंग आइडियाज, अपकमिंग डेंजर्स जिनको आप बोल रहे हैं। तो अपकमिंग इमेजिनरी कैसे हैं, कल्पनात्मक। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि आपको यहां पर लग रहा है कि एग्जाम होगा, तो एग्जाम से पहले का तनाव हो गया है, तो ये सारे के सारे क्या है, तो उदाहरण यहां पर। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि इसको प्रॉपर रूप से और आप आगे ले जा सकते हैं, जो कि डेफिनेशन, जो ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है, ये भी आपके किसके द्वारा दी गई है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की डेफिनेशन जो दी गई है, वो डेफिनेशन कौन सी संस्था के द्वारा दी गई है बेटा, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। जहां आप बता रहे हो कि इमेजिनरी डेंजर, कल्पनात्मक खतरों को सोच करके हम चिंता कर रहे हैं, ये आप बताएं। इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ये तो आप लोगों के बुक्स में जनरली दी हुई है, लेकिन जब एग्जामिनर इसी डेफिनेशन को एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा सा इसका तरीका और बदल देता है। कैसे भाई, मान लीजिए आपके एग्जाम में चिंता होती है, चिंता सभी को होती है। मान लीजिए मैं पेरेंट्स हूं और मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है, मुझे चिंता है। मैं पेरेंट्स हूं, मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, उसका पैसा कहां से आएगा, मुझे चिंता है। यह चिंता स्वाभाविक है, लेकिन इस चिंता के कारण जब मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लग जाऊं, मुझे नींद आना बंद हो जाए, खाना पीना मैं कम कर दूं, या सीधा सीधा बोल दो कि मेरा नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ, नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ, रोजाना जीने का तरीका अगर डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो फिर बीमारी कौन सी बन जाती है, एंजाइटी बन जाती है। तो आपने यहां बताना है कि जब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन, तो आपने बताना है कि इट विल पैथोलॉजिकल व्हेन disturb normal and routine functions of a client। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, और ये प्रॉपर डेफिनेशन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। तो यहां आप ध्यान से सुन लीजिएगा, डेफिनेशन वापस से आपको बता रहा हूं। इरेशनल और एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरीज, ऐसी चिंता जो कि बहुत ज्यादा हो रही है, जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किससे, अपकमिंग आने वाले विचार, आने वाले थॉट्स, आने वाले खतरे या कल्पनात्मक खतरों से हो रहा है। और ये जनरली पैथोलॉजिकल, ये बीमारी बन रही है, कब बन रही है, व्हेन डिस्टर्ब नॉर्मल पैटर्न या नॉर्मल रूटीन फंक्शन ऑफ लाइफ, कि जब हमारी नॉर्मल रूटीन फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं इस तनाव के कारण, इस चिंता के कारण, तो वही बीमारी एंजाइटी कहलाती है। अब एंजाइटी जो आप यहां पर कह रहे हैं, ये एंजाइटी किस कारण से पैदा हो रही है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं इरेशनल, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण होंगे जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको यहां पर बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं कारण, तो जितने भी हैं बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल कॉजेज सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के रूप में गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उस गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। और आपको पता है गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो होम्योस्टेसिस का काम करता है, और अगर कमी हो जाएगी तो तनाव लेवल ज्यादा होगा। तो सीधा सा आप यहां पे समझ लीजिएगा कि बायोलॉजिकल, या यहां पर आप बोल सकते हो
बायोकेमिकल कॉज। जैसे आपने सुना होगा कई बार कि केमिकल लोचा, देखी थी वो फिल्म मुन्ना भाई MBBS, जहां पर वो बार बार बोलते थे केमिकल लोचा हो गया है। अरे ये केमिकल लोचा का मतलब यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल इम्बैलेंस जो हो गया है वो भी बीमारियों को लीड करता है। और यहां पर सीधा सीधा आपने बताना है कि गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, उस न्यूरोट्रांसमीटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी बोल दो। या आपने बताना है कि डिक्रीज लेवल ऑफ गामा न्यूरोट्रांसमीटर, तो गामा न्यूरोट्रांसमीटर लेवल क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आएगा इसके पीछे कारण तो आपको यही पूछेगा। भाई मुख्य कारण तो यही है, बार बार आपको कह रहा हूं कि बायोलॉजिकल कॉजेज आर मोर प्रोमिनेंट, ज्यादा जिम्मेदार हैं किसके कंपैरिजन में और अन्य कारण, अन्यथा तो फिर तनाव बहुत कारणों में है। भाई ये तो आपने न्यूरोट्रांसमीटर बता दिया है, इसके अलावा फिर आप यहां पर बहुत सा कह सकते हो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी तनाव लेकर के ही आता है, क्यों नहीं आएगा, आ सकता है। इसके अलावा फिर आप यहां पर कह सकते हैं पॉवर्टी, गरीबी जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो कहने का मेरा मकसद है कि ये तो बहुत से कारण है, इसके अलावा आपने यहां पर बताना है अनेबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल, कि भाई फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, वो भी तनाव पैदा करता है, फिर वो डिप्रेशन को लीड करता है। तो कहने का बेसिक मतलब है कि डिजायर्ड गोल, मैं बनना चाहता हूं कुछ लेकिन बन नहीं पा रहा हूं, तो तनाव होगा। या सीधा सीधा आप बोल दो लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि लैक ऑफ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ही हर तनाव को लीड करने का काम कर रहा है। तो ये तो सारे के सारे बेसिक पॉइंट है, सारे के सारे कारण है जो आप यहां पे कह सकते हो लैक ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म बेसिक मतलब यही है कि वो किसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है, कॉपरेशन नहीं कर पा रहा है, या कह सकते हो कि उससे साथ में तनाव से सामंजस्य पैदा नहीं कर पा रहा है। तो यहां तक आप बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि कारण सब हैं अपनी जगह पर, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपका वही है जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। तो बेटा जैसा कि आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो जनरली हम कह रहे हैं कि मुख्य रूप से जो कारण है वो कारण तो यही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोल दिया है कि बायोलॉजिकल जो कारण है उनके ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ कि ये जो एंजाइटी है इस एंजाइटी को क्लासीफाई कर सकते हैं। आपने बताना है टाइप्स, या बोल सकते हो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइटी। ध्यान से सुनिएगा कि क्लासिफिकेशन है एंजाइटी का, और ये एंजाइटी का जो क्लासिफिकेशन है आप लोगों के अलग अलग बुक्स, नेट, इंटरनेट जहां जहां पर आप देखते हैं तो कहीं पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस एंजाइटी को, अब तो आप देख रहे होंगे फोबिया को भी कई जगह डायरेक्ट एंजाइटी लिखता है, फोबिक एंजाइटी लिख रखा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ दो प्रकार, जिसे एक तो हम कहते हैं जनरलाइज्ड और एक हम कहते हैं पैनिक। ध्यान से सुनना कि ये जो एंजाइटी है अगर इसके क्लासिफिकेशन या इसके हम टाइप्स की बात करते हैं तो आप इसको दो तरीके से एक तो बेटा क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो आपने यहां पर बताना है कि जो एंजाइटी है एक तो बोल सकते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी, एक हम कह सकते हैं पैनिक एंजाइटी। ध्यान से सुनना कि एंजाइटी और एंजाइटी को हम दो तरीके से बेटा क्लासीफाई कर रहे हैं, एक तो कहला रही है जनरलाइज्ड और एक कहला रही है पैनिक।
पैनिक का बेसिक मतलब होता है जो अचानक तनाव पैदा होता है। अचानक तनाव कब पैदा होता है? मान लीजिए हम एग्जाम में असफल हो गए, किसी की क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई, या आप अभी देखो कोविड चल रहा है, किसी को घर में कोविड, अरे यार उसके क्या हो गया। कहने का मतलब है जो अचानक पैदा हो रही है वो तो क्या है? पैनिक एंजाइटी है। और जो धीरे 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 डेली रूटीन लाइफ में, डे लाइफ में, रोजाना की जिंदगी में सुबह से रात को सोने तक ही तनाव है, वो जनरलाइज्ड एंजाइटी है। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी के बारे में, पैनिक के बारे में बाद में। ध्यान से सुनना। अब देखो सबसे पहले आपने यहां बताना है जनरलाइज। अब ये जो जनरलाइज्ड एंजाइटी आप कहेंगे तो पहले तो आप इसका मतलब जो मैंने आपको बताया कि जनरलाइज्ड एंजाइटी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइटी। कि मान लीजिए एग्जामिनर आपको कहता है कि एंजाइटी का सबसे कॉमन फॉर्म कौन सा है, या एंजाइटी का सबसे कॉमन प्रकार कौन सा है। देखो एंजाइटी का डिसऑर्डर की पहली प्रायोरिटी हमने किसको दी थी? ओसीडी। लेकिन ऑप्शन में अगर ओसीडी नहीं है तब तो आप जनरलाइज एंजाइटी बोलिएगा। तो देखो आपने यहां पे बताना है कि जनरलाइज एंजाइटी जो एक तो आप कह सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप, या आप कह सकते हो फॉर्म ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का जो कॉमन प्रकार है ना, जो ज्यादातर देखा जाता है, वो कौन सा होता है? जनरलाइज। तो एक तो इसी को ध्यान दो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके साथ साथ आपने यहां पे बताना है कि जनरलाइज एंजाइटी और जनरलाइज एंजाइटी बेसिकली है क्या। तो आपने बताना है कि व्हेन एंजाइटी आर प्रेजेंट इन डे एंड डेली लाइफ ऑफ क्लाइंट। कि जब ये एंजाइटी, ध्यान से सुनना, कि जब ये तनाव हमारी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में और डे लाइफ में जब पैदा होने लग जाता है तो वो जनरलाइज, जनरल मतलब रोजाना की रोजाना ही तनाव है। फॉर एग्जाम्पल आप जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आज के समय पर कोविड, और बार बार आपको कोविड में ड्यूटी लगाते हैं, अरे यार मेरी मेरी क्यों ड्यूटी लगा रहे हैं, क्या मुझे मार करके छोड़ेंगे क्या। तो कहने का बेसिक पॉइंट है कि आपको यही तनाव है कि पता नहीं क्या होगा, आज हॉस्पिटल जाऊंगा कहीं मेरी वापस से ड्यूटी नहीं लगा दे। या वहां पर मान लीजिए आप एक न्यूली नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए हो, आपको जो है स्किल काम कम आता है, काम कम आता है, और वहां नर्सिंग सुपरडेंट कुछ आता जाता तो है नहीं, और आकर के यहां खड़े हो जाते हैं, तो भी आपको तनाव पैदा होगा, यार ये क्या मेरी बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। तो कहने का बेसिक मतलब यहां पर है कि जब हमारी डेली रूटीन लाइफ में, रोजाना की लाइफ में पर डे तनाव पैदा होता है तो ऐसा तनाव जनरलाइज एंजाइटी के अंतर्गत आता है। तो जनरलाइज एंजाइटी जो है सबसे कॉमन प्रकार होता है एंजाइटी के अंदर, जो हम लोग पढ़ेंगे इसका। इसके अलावा ये जो जनरलाइज एंजाइटी है ये डेली रूटीन लाइफ में देखी जाती है। उदाहरण के रूप में बहुत से पॉइंट है जो आप यहां कह सकते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं। इसमें आपने एक चीज और बतानी है कि ये जो जनरलाइज एंजाइटी आप कह रहे हैं, इसका ड्यूरेशन अगर बोले तो आपने बताना है एट लीस्ट 6 मंथ। कि ये जो एंजाइटी देखी जाती है कम से कम 6 महीने या इससे अधिक समय तक ये एंजाइटी लगातार चल रही है, या आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ अब इसी के बारे में एग्जामिनर आपको एक प्रश्न पूछता है, वो कहता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स when a client have
fear from sound of क्रैकर्स। ध्यान से सुनना, यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय नर्स व्हेन ए क्लाइंट हैव फियर फ्रॉम साउंड ऑफ क्रैकर्स आफ्टर as a victim of India Pakistan बैटल। क्या मतलब है, पहले तो इस प्रश्न को पढ़ें कि यहां पर कह रहा जा रहा है, सुने क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब जिसके साथ घटित हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर वो विक्टिम था, मतलब वहां उसको नुकसान हुआ, उसका कुछ ना कुछ इंजर्ड हो गया, उसको लॉस हो गया, इसके बाद वो पटाखों की आवाज से भी डरता है, तो ये जनरली क्या कहलाता है। अब देखो इसमें ध्यान से सुनना, ये दो तरीके से काम में आता है कि अगर किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने के फिर भी वो कुछ समय बाद उससे डर रहा है, तो एक तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नहीं, तो वो जो तनाव था वो धीरे 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 इस लेवल पर आ गया है कि व्यक्ति उससे आज भी डर रहा है, या धीरे धीरे वो इस लेवल पर आ गया है कि अब वो आवाजें जो पटाखों की है वो भी उसको लगता है जैसे गोली चल रही है, बम फूट रहे हैं, तो वो उनसे भी डरने लग गया है, तो तनाव पीक पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ऑप्शन में लिखा हुआ हो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तब तो पहली प्रायोरिटी यही है। ध्यान से सुनना, और ये मेरे लिखाने के बाद निम्हांस में आ चुका है, इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि जो कह रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लो, और सब चीजें तो आप पढ़ो मत पढ़ो सब आपकी इच्छा है। अब देखो ध्यान से सुने, यहां पर कह रहे पोस्ट का मतलब बाद में, ट्रॉमेटिक का मतलब दुर्घटना, कि आज दुर्घटना हुई है और उसके 6 महीने बाद भी मैं उससे डरता हूं, तो वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और यही एंजाइटी के रूप में पूछे तो आपने यहां बताना है जनरलाइज्ड एंजाइटी। क्या कहेंगे बेटा, जनरलाइज्ड एंजाइटी कहेंगे, और ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों ही एग्जाम में आए हुए हैं, प्रश्न नहीं बदला, उत्तर दो एग्जामों में बदल गए हैं। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब है कि रोजाना की रोजाना तनाव एक इस लेवल पर उसको आ गया था कि उस तनाव के कारण अब उसको हर बात से डर लगता है। तो ये आप बताओ, डेली के डेली मैंने आपको बताया कि जॉब पे जा रहे हो और वहां का एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आप उसमें तनाव फील कर रहे हैं, स्किल्स रिलेटेड आप ट्रेंड नहीं हैं और आपको वहां टॉर्चर कर रहे हैं तो आप उस चीज से डरोगे। तो कहने का बेसिक मतलब है कि रोजाना की रोजाना का जो तनाव है वो जनरलाइज्ड है। जनरलाइज एंजाइटी का अगर ड्यूरेशन पूछा जाता है तो 6 मंथ आपने बताना है कम से कम, इससे अधिक ही होगा। जनरलाइज एंजाइटी भी वही कॉमनली फीमेल में होती है, फीमेल जो है वो डबल रेशो में होगी, 30 से 40 की उम्र में ज़्यादा एंजाइटी देखी जाती है, जनरलाइज की हम बात कर रहे हैं। तो ये आप बताओ, इसके अलावा आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सेकंड कौन सी बोली थी बेटा हमने, पैनिक एंजाइटी। देखो पैनिक एंजाइटी, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि सडन और एक्यूट ऑनसेट, कि पैनिक एंजाइटी जो है वो सडन और एक्यूट एनसोट अचानक पैदा होती है, जहां पर आप कह सकते हो ड्यू टू फेलियर इन
एग्जाम, या आप कह सकते हो डेथ ऑफ लविंग वन, ऐसा व्यक्ति जिससे बहुत ज्यादा हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। या आप कह सकते हो सीवियर डिजीज टू क्लोज रिलेटिव। कहने का मतलब है अचानक पैदा होने वाला जो तनाव है वो क्या कहला रहा है, पैनिक एंजाइटी कहलाती है। और पैनिक एंजाइटी जो पैदा हो रही है वो पैनिक हो सकती है किसी से जब हम फाइट करते हैं तब भी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है तब भी हो सकती है। तो कहने का मेरा बेसिक मतलब और तात्पर्य यही है कि जो एंजाइटी सडन पैदा होती है वो तो क्या कहलाती है, पैनिक एंजाइटी कहलाती है। और वो एंजाइटी जो स्लो पैदा होती है वो क्या कहलाती है, जनरलाइज्ड कहलाती है। ये जो पैनिक एंजाइटी है, इस पैनिक एंजाइटी का ड्यूरेशन आप बताएं। जहां पर आपने बताना है 20 से लेकर के 30 मिनट कि भाई पैनिक एंजाइटी जो है उसका ड्यूरेशन कितना है, 20 से 30 मिनट होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अब एग्जामिनर जो है वो ड्यूरेशन तो दे दिया 20 से 30 मिनट होती है, लेकिन एग्जामिनर आपको यहां पर प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि ड्यूरेशन क्या है। एग्जामिनर बोलेगा व्हाट इज द टाइम व्हेन पैनिक एंजाइटी will be at peak level। आपको एग्जामिनर इसमें से भी तोड़ देगा, इसमें से भी वो आपको स्पेसिफाइड पॉइंट पूछेगा कि जो पैनिक एंजाइटी है, ये पैनिक एंजाइटी जो है इसका पीक लेवल क्या है, कि पैनिक एंजाइटी जो है पीक लेवल पर कब देखी जाती है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि पैनिक एंजाइटी और पैनिक एंजाइटी के बारे में अगर एग्जामिनर कहता है और वो आपको लिखता है कि आफ्टर 10 मिनट ऑफ ऑनसेट, वो आपको यहां पे लिखता है कि आफ्टर 5 मिनट ऑफ ऑनसेट, या वो आपको यहां लिख सकता है आफ्टर 30 मिनट ऑफ ऑनसेट। देखो ध्यान से सुन लें, क्योंकि यहां पर 5, 10, 15, 20 जैसे भी एग्जामिनर आपको प्रश्न पूछे या वो आपको बोले कि आफ्टर 20 मिनट ऑफ ऑनसेट, तो देखो 20 से 30 मिनट जो हमने रेंज बताई थी इसमें तो क्या हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। ध्यान से सुनना कि पैनिक एंजाइटी सबसाइड बिटवीन 20 to 30 मिनट, क्योंकि ड्यूरेशन यही है। और पीक लेवल अगर एग्जामिनर कहता है तो क्या बताना है, 10 मिनट, कि पैनिक एंजाइटी पीक लेवल पर 10 मिनट में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से सुने कि आपका एग्जाम में रिजल्ट आया बीएससी नर्सिंग 4th ईयर, और बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में चारों खाने चित्त फेल हो गए, सीधा सा मतलब है। और अगर चारों खाने चित्त और फेल तो एकदम तनाव बढ़ेगा, पीक लेवल 10 मिनट के बाद होगा। 10 मिनट के बाद माइंड में आने लग जाएंगे आइडियाज, पिताजी को बोल दूंगा रिजल्ट रोक लिया, पिताजी को बोल दूंगा रिवैल्यूएशन भरूंगा, पिताजी को बोल दूंगा मेरा रिजल्ट नहीं आया या अभी रिजल्ट ही नहीं आया। कहने का बेसिक मतलब है कि वो 10 मिनट पर चरम लेवल पे है, उसके बाद आप उससे बचने के, उससे दूर भागने के, उसको कॉप करने के, उससे सामंजस्य बिठाने के कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ ही लेते हो। तो ये क्या है, ये पैनिक एंजाइटी और पैनिक एंजाइटी का पीक लेवल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां तक आप बता सकते हैं स्पेसिफाइड पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यहां तक आप बताओ कि पैनिक एंजाइटी सडन पैदा हो रही है और पैनिक एंजाइटी बहुत, फॉर एग्जांपल डिजीज हुई तो आप कह सकते हो हार्ट फेलियर हो जाएगा,
फॉर एग्जाम्पल बहुत से लक्षण हैं जो यहां तक आप बताएंगे। तो आज के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट, क्योंकि भाई एक बार में क्लास सिर्फ उतनी जितनी आपको समझ में आए, नहीं तो मैं तो 1.5 घंटे भी पढ़ा दूं, 2 भी पढ़ा दूं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपको वो फायदेमंद ना हो, क्योंकि मेन एम कोर्स कराना नहीं है। मेन एम है कि जो भी आपको पढ़ाएं या जो भी आपको कराएं वो आपको प्रॉपर रूप से समझ में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें, बहुत बहुत शुक्रिया।